उन्होंने खुद देखा था शेकिंग के वक्त पूंछ का हॉस्पिटल गिर रहा है। गुलाम नबी आजाद ने खुद देखा। हाँ, खुद देख रहा है। 8 अक्टूबर सन 2005 को जब ये जिलजिला आया तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई है। 2005 में जलजला आ गया। 5000 स्कूल डिसअपियर हो गए उडी में। कुछ कॉलेजेस पुराने थे 1905 में बने हैं, जैसे एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज वगैरह थे। अब नए की जो गुंजाइश थी लोगों को डोर स्टेप्स तक हायर एजुकेशन पहुंचानी, आजाद साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब मैं था एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज डायरेक्टर प्लानिंग, उस वक्त मेरे टेबल से 36 की सैंक्शन निकले हैं अलॉन्ग विद स्टाफ। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई, ये किसी ने नहीं किया था तब तक। म्यूजियम के लिए वो इतना इंटरेस्टेड थे कि बोला मैं खुद मॉनिटर करूंगा। हमारे इकोनॉमी में एक सेक्टर मिसिंग है। मैंने वुमेन ITIs का कॉन्सेप्ट दिया। मनमोहन सिंह जब थे ना, उन्होंने कहा था लेबर फोर्स ऐसा बनाओ जिनका स्किल डेवलपमेंट हो। एक गुड ऑफिसर को सबसे पहले खुदा हाजिर नाजिर जानकर काम करना चाहिए। ये नहीं मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो ऊपर वाले की देन है, पैसा वो देने वाला है वो, और वो लेने वाला भी। कश्मीर, ये मेरा कश्मीर का तीसरा ट्रिप है। यानी मैं 3 बार कश्मीर आ चुका हूँ। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा जब कवर कर रहे थे हम लोग, जब राहुल गांधी जी श्रीनगर तक आए थे कन्याकुमारी से, तब आया था। तब कश्मीर को मैंने देखा था, लोगों से मिले थे हम लोग, ग्राउंड रिपोर्ट्स की थी गांव-गांव जाकर। दूसरा, हम लोग घूमे थे, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मेरी आदत है लोगों से बातें करने की, तो काफ़ी तजुर्बे उस वक्त भी मिले, लोगों से सीखा, जाने की कहानियाँ मुझे पता चली। ये तीसरा ट्रिप है। तीसरे ट्रिप में हमने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। कश्मीर के आम लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और जो बिल्कुल आखिरी तबके के लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई कि उन पर फ़िलहाल क्या गुजर रही है, और जो सरकार की स्कीमें हैं और चीज़ें हैं वो कैसे उन तक पहुँच भी रही हैं या नहीं। लेकिन एक पक्ष दूसरा है जो सरकार के अंदर से है, जो सिस्टम से है, यानी जो सरकारी पूरी मशीनरी है वो स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट करती है, कैसे उसके फ़ायदे आप लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, साथ ही साथ हमें सुधार की क्या ज़रूरत है। इस पर आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ीक जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जो है फॉर्मर डायरेक्टर प्लानिंग एंड फॉर्मर सेक्रेटरी रेड क्रॉस रह चुके हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर क्या है आपके लिए। सबसे पहले ये जानते हैं। कश्मीर, जो वैली ऑफ कश्मीर जो है जी, एक जियो हाइड्रोलिक यूनिट है। कुछ एरिया है, खुश्क एरिया है जिस पर हम प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं, और जो हाइड्रोलिक यूनिट है जिसका बेनिफिट हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसको यूटिलाइज करने में बहुत सी स्कीमें बनी हैं आज तक, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसमें कुछ कमियां हैं अभी भी। अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। होता तो बहुत कुछ है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था बहुत कुछ, मगर उसमें लोगों को भी कुछ दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी जो चेंजेस आ रही हैं वो बन रही है, वजह की डेवलपमेंट उतनी तेज़ फास्ट स्पीड से नहीं जा रही है। मिसाल के तौर पर मैंने स्टार्ट में, जब मैं एज प्लानिंग ऑफिसर बना 1985 में, 85 में मुझे सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कश्मीर मिला। वहाँ जो बजट हुआ करती थी पहले वो बहुत कम थी, बहुत वेरी स्लो। उसमें ये नहीं पॉसिबल था कि हम कोई सुपर स्पेशलिटी वाला हिसाब करेंगे। बट जो मेरे हाथ में था, मेरे टेबल पर जो किताब में थी या कागज़ थे, मैंने सोचा ना पहले मैं देखूंगा कि मुझे लैंड एक्विजिशन होनी चाहिए उन चीज़ों को बनाने के लिए। एक एरिया था हमारा JKI का, शीरीन बाग श्रीनगर में। जी, सबसे पहले मैंने उसी को हाथ लगाया। मैंने कहा ना ये मैं ले लूँगा JKI से, क्योंकि JKI वाज डिफंक्ट दैट टाइम। JK इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिफंक्ट हो चुका था। उनको हमने वो कंपनसेशन देकर 15 लाख या 20 लाख के करीब वो पैसा टोटल मिला उनको, जो आज कर करोड़ों की ज़मीन है। और हार्ट ऑफ सिटी जो SMHS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर उसके बगल में ही है, बीच में एक रोड है बस। इस वक्त वहाँ आज़ाद साहब के साथ जब हमने काम किया व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर, तो या जिस वक्त वो पार्लियामेंट मेंबर भी थे, उनकी वजह से सुपर स्पेशलिटी कश्मीर, सुपर स्पेशलिटी जम्मू
बारिश आ गए। जी। प्लस उसी दौरान मेजर डेवलपमेंट जो हो गई, कॉलेजेस, नंबरलेस कॉलेजेस, जो भी एमएलए कहता मेरे इलाके में था, आज़ाद साहब कहते थे दे दो इनको, दे दो। 36 कॉलेजेस की सैंक्शन मेरे टेबल से मिले अलॉन्ग विद स्टाफ, नया स्टाफ। 36 कॉलेज मेरे टेबल के वक्त। फिर बाद में और मेरे जाने के बाद जब मैं था एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज डायरेक्टर प्लानिंग, तो उस वक्त मेरे टेबल से 36 की सैंक्शन निकले हैं अलॉन्ग विद स्टाफ। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई, ये किसी ने नहीं किया था तब तक। कुछ कॉलेजेस पुराने थे जो 1905 में बने हैं, जैसे एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज वगैरह, इस तरह के, या वो तो बहुत पुराने हो चुके थे। अब नए की जो गुंजाइश थी लोगों को डोर स्टेप्स तक हायर एजुकेशन पहुंचानी, वो आज़ाद साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। या आज़ाद साहब का एक और चीज़ मैं बताऊंगा, एक बार हमने उनके साथ डिस्कस किया एसपी म्यूज़ियम, यहाँ एक हमारा आर्काइव्स डिपार्टमेंट में म्यूज़ियम आ रहा है। उन्होंने कहा कहाँ है इसका बजट, प्लानिंग क्या है? हमने कहा 2-2 लाख या 3-3 लाख में ये बनेगा नहीं। तो वो उस वक्त दिल्ली गए, उनका था उधर अपना ये एहतराम इज़्ज़त वगैरह, उन्होंने वहाँ से एसपी म्यूज़ियम के लिए टोटल फंड लाया, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस सेंटर में भी थी ना। हाँ, मनमोहन सिंह के पास वो जाते थे, अप्रूवल जस्ट विद इन 1 वीक आती थी वहाँ से। और आज़ाद साहब का ये था, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे किसी पॉलिटिशियन के साथ ये नहीं है। आज़ाद साहब मुझे जानते भी नहीं थे, ओनली एज डायरेक्टर प्लानिंग। सिर्फ उनके साथ मैं एक बार गया सुपर स्पेशलिटी जम्मू देखने, वहाँ कुछ कमी थी कंस्ट्रक्शन एरिया में। फिर उनको हमने इशारा ही दिया, सर अगर ये हम कंस्ट्रक्शन को पैसा और देंगे, इसी में जो अप्रूवल मिली है दिल्ली से, तो हमारा इक्विपमेंट पार्ट कम हो जाएगा। उसने कहा नहीं, इक्विपमेंट पार्ट को रहने दो, मैं ये पैसा एडिशनल लाऊंगा। एडिशनलिटी वाज गॉट विद इन 1 वीक। इस तरह का था। डेवलपमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। उनका ज़्यादा जैसे जुनून, जैसे मैं वर्ड कर रहा हूँ इन अ लाइटर मोड, उनका जुनून था कि यहाँ कुछ डेवलप हो। म्यूज़ियम के लिए वो इतना इंटरेस्टेड थे कि बोला मैं खुद मॉनिटर करूँगा। जब 3 स्लैब्स विंटर में आ गई जी, वो खुद देखने आ गए। या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो हमें स्टोन्स लगाने थे, बाकी चीज़ें डेवलप करनी थी इंटरनल एरियाज़ में, इनसाइड म्यूज़ियम, वो उसने मॉनिटरिंग खुद की, कोई दूसरे को नहीं दिया। वो खुद आते थे, खुद चेंज देखते थे, ये चीज़ चेंज करो, ये चीज़ यहाँ लगाओ, ये चीज़। इस तरह से कोई इंटरेस्ट होना चाहिए एक पॉलिटिशियन को भी। और लोगों को तो बड़ा मज़ा आ गया वो देखने में। आज देखिए आप, उसमें टिकट लगी है, दैट एड्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इस तरह की बात होनी चाहिए। या देखिए मैंने बाद में बीच में मैंने स्टार्ट में पुलिस में काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू डीजी पुलिस जी। उस हेडक्वार्टर में बैठ के जब मैंने बजट देखा, कुछ 76 लाख का था, 76 lakhs ओनली दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड पुलिस डिपार्टमेंट इन 87, जब मिलिटेंसी स्टार्ट होने लगी थी। जी। उस वक्त से लेकर 92 तक मैं पुलिस में रहा, 5 years। अच्छा, एकोमोडेशन पुलिस कांस्टेबल्स को नहीं होती थी, या पुलिस स्टेशन बहुत पुराने हो चुके थे, या कहीं एकोमोडेशन नहीं थी, रेंटल पर थी। मैंने देखा एक अपग्रेडेशन ग्रांट जो आ रहा है दिल्ली से फाइनेंस कमीशन की तरफ से, मैं यूटिलाइज क्यों नहीं किया। उस वक्त थे अमर कपूर साहब एडमिनिस्ट्रेशन, IGP एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उनके पास बैठा 1 घंटा, मैंने कहा सर ये अपग्रेडेशन का पैसा इन करोड़ है, 76 लाख की बात ही नहीं है। उस दौरान DGP चेंज हो गए, पहले थे कलासो साहब, फिर आए गुलाम जिलानी पंडित। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? अच्छा, वो भी इंटरेस्टेड था डेवलपमेंट में खुद भी, जिलानी साहब। उन्होंने कहा चलो, शेख गुलाम रसूल थे प्लानिंग कमिश्नर, उनके साथ बात करेंगे। इस तरह के मामला ना इंटरेस्ट होना चाहिए एक ऑफिसर को। उन्होंने कहा चलो ये दिक्कत उनको बताओ, हमें क्या। मैंने कहा पुलिस स्टेशन की जो सीलिंग रखी है या रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो बनाने हैं, उस पैसे में यहाँ नहीं बनेगा। यानी 1 लाख में 1 लाख में पुलिस स्टेशन या 1.5 लाख में नहीं बन पाएगा। या कंस्ट्रक्शन हमें करनी है क्वार्टर्स की, तो कुछ हज़ारों में 86,000 में नहीं बनेगा। इसमें तो आज अगर हम टॉयलेट भी बनाएंगे 1 लाख से कम नहीं जाएगा।
तो उन्होंने कहा ये तो सही बात है, डिफरेंशियल इन द कॉस्ट बताओ। एक हफ्ता मैंने लगाया उसमें, तो एक हफ्ते के बाद मैंने लाया एस्टिमेट करके, तो डिफरेंशियल जो बना था वो बड़ा बहुत ज़्यादा था, जितनी अप्रूवल थी उससे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हेड लोड की भी प्रॉब्लम होती है डेवलप करने में। अगर कोई पुलिस स्टेशन हिली एरिया में बनाना है या उनके लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक बनाने हैं पुलिस के लिए, पुलिस पर्सनल, एनजीओज या जीओज के लिए, उसमें हेड लोड वगैरह की बड़ी दिक्कत आ रही थी उस वक्त। बट शेख गुलाम रसूल वाज पॉजिटिव प्लानिंग अफसर, वो चीफ सेक्रेटरी भी बाद में बन गए। उन्होंने कहा यार अब ये इस बार तो नहीं होगा, अगले प्लान में आप, अगले साल के प्लान में आप ये डाल दो। शेख अब्दुल्ला ने कहा हाँ, इस वक्त हम दे सकते हैं आपको, जितना आपसे हो सकेगा 2 करोड़ हम देंगे आपको एडिशनलिटी, उसमें करो आप इस साल का निभाओ। 76 के बाद स्टेट शेयर आया हमें 2 करोड़, प्लस जब एंड पर हम पहुँचे डीजीपी के पास मैं गया प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर, 22 करोड़ जी खर्चा। तो डीजीपी साहब जिलानी साहब कह रहे हैं यार मुझे दिखाओ चीफ इंजीनियर्स के 2 रिपोर्ट्स जो कश्मीर का है। जो जब उसने देखे वॉज सेटिस्फाइड, उसने कहा ये तो डेवलपमेंट हो गई और वी आर वेरी लकी दैट यू आर हियर। प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन, वो क्वार्टर्स भी बन गए, रेजिडेंशियल कॉलोनीज पुलिस की बन गई, जहाँ छेनी हिम्मत में आप देखेंगे नई कॉलोनी बनी है पुलिस की, या गांधीनगर में पुलिस कॉलोनी बनी, या यहाँ बिमना एरिया में वगैरह, इस तरह से हर जगह। तो पुलिस के बाद मुझे असाइनमेंट मिली फूड एंड सप्लाईज में एज असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज। वहाँ की एक जो दिक्कत थी उस वक्त राशन टिकट्स में 80, इट वाज नाउ मोर पीरियड आई हैड स्पेंट, 92 का पीरियड था, 91 में सेंसस हुआ था, तो सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, मगर राशन मिलती थी लोगों को एज पर 81 सेंसस। फिर मैंने कैलकुलेशन करके, वो उस वक्त डायरेक्टर साहब बड़े पॉजिटिव थे, पुराने सेंसस पे मिल रहा था जबकि नई पॉपुलेशन बढ़ गई, उनको राशन नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त गवर्नर रूल था, यहाँ वो खान साहब थे, वो डिविजनल कमिश्नर भी रहे हैं जी, बाद में वो एडवाइज़र टू द गवर्नर रहे। तो उन्होंने कहा यार कुछ प्रपोजल बनाओ तो मैं दिल्ली ले जाऊंगा। विद इन 1 मंथ दैट ही गॉट इट अप्रूव्ड फ्रॉम दिल्ली। 91 की पॉपुलेशन करो। मैंने उसमें क्या किया था, मैंने पॉपुलेशन 92 की लगाई थी, बीच में मैंने एक इक्वेशन भी राइट अप में डाली थी, डी इज इक्वल पी प्लस नीटा जी। फिर वो कह रहे थे ये डी इज इक्वल पी प्लस, मैंने कहा डिमांड फॉर फूड डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस पर कैपिटा इनकम, इस तरह से एंड अदर वेरिएबल्स। वो पूरा आपने कैलकुलेट कैलकुलेट करके बेचा था। दिल्ली में वो इजीली अप्रूव हो गया। उन्होंने कहा नहीं ये प्रपोजल ठीक है, प्रपोजल भी बनाना आना चाहिए। एग्जैक्टली, ये हर एक की बात बस की बात नहीं है, बिल्कुल जरूरत पता होनी चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं, अब यूनियन टेरिटरी है, इस वक्त हम देख रहे हैं जो बजट की प्रॉब्लम है वो सेंटर से ही बन के आता है। उसमें वो खुद देख रहे हैं उनके रिसोर्सेज क्या है, टैक्स डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, या अब जो कैपिटल पार्ट है, कैपिटल पार्ट में वो देख रहे हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी वहाँ से भी मत आ रहा है, आ सकता है। बिल्कुल। अब वो नीति आयोग की वहाँ है जी पॉलिसी, वो भी देख रहे हैं, वो एरिया भी देखो। जैसे कैपिटल पार्ट में तो रेवेन्यू की कोई गुंजाइश, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या बात है ये किसी को पता ही नहीं। कैपिटल रेवेन्यू कैसे किसको कहते हैं ये एक इकोनॉमिस्ट को पता है, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। एग्रीकल्चर में मैंने देखा भाई ये तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ही है, नहीं कि नहीं है। दिल्ली से भी कुछ स्कीमें पुराना चला आ रहा है, पुराना चल रहा है, दिल्ली से भी स्कीमें आ रही है। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कोप ऑफ दैट। लेकिन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पार्ट है जो हाँ। है ना, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। सही बात है। तो उस वक्त के क्या इम्प्लीमेंटेशंस थे? देखिए उस वक्त क्या था, जब मैंने टेबल देखा तो मैंने देखा पर कैनाल जो फूड स्टफ है, जैसे राइस या वीट, 2-2.5 क्विंटल से ज़्यादा नहीं निकलता, 2.25 मुश्किल से ही। अच्छा, फिर मैंने स्टडी की बाकी जगहों पर, मैंने देखा पंजाब में एक सरदार जी हैं, वो पर कैनाल 10
क्विंटल्स निकलता है। अब 3 क्विंटल पर हम वापस आ गए, मैक्सिमम 3 क्विंटल निकल फिर वापस वहीं पहुंच गए। वापस पर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। वो उसने बनाया था वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट वहाँ धोबीवन में, मगर वो बैठा नहीं, वो भी डर गया, हालात वैसे हो गए थे उस वक्त। तो गुरदेव सिंह था उसका नाम। अच्छा, गुरदेव सिंह। हाँ, शायद वो जम्मू में अब रह रहा है, उसका बेटा भी वहाँ कंप्यूटर इंजीनियर है वगैरह। तो इस तरह किसी ने नहीं देखा इस तरीके से कि भाई कैसे निकलेगा बेनिफिट। आज की बात है कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में बेशक प्रोडक्शन कम निकलेगा, टाइम लगेगा, मगर उसका कॉस्ट देखो ना कितना है। हमारे एरिया यहाँ एक अनंतनाग में एरिया है, उसमें निकलती है एक वैरायटी राइस की, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर ये हम देखेंगे नॉर्मल राइस, ये 30-32 रुपये या 40 रुपये तक किलो मिल जाएगा किलो। अगर वो हम करेंगे, जिसको कश्मीरी में कहते हैं मुश्कबुजी, वो 200-150 से कम नहीं जाए। वो कश्मीरी चावल है, कश्मीरी चावल है, कश्मीर के खेतों में चढ़ सकता है। मगर अब हमारी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की या एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए ना ये काम करें, इसको इंट्रोड्यूस करें दूसरी जगहों पर। या सैफरान आप देख लीजिए, सैफरान तो हर जगह है। अब रिसर्च हुआ है, ये किसी भी जगह उग सकता है, ये नहीं है सिर्फ पापड़ एरिया कश्मीर का है उधर ही। अब लोगों ने घरों में भी कुछ बनाई है, ट्रेज पर लगाते हैं, घरों में भी आ रहा है सैफरन। और उसकी कॉस्ट देखो कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है, कैश कितना बढ़ सकता है उस फार्मर का। और एक चीज़ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करनी चाहिए इस वक्त, जो वो नहीं कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इंटीग्रेशन किस चीज़ की है? पोल्ट्री भी उस एरिया में देखो 20 कनाल का मॉडल बना है वर्ल्ड लेवल पर, बहुत सारे इलाकों में ये हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट तो पता नहीं कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। 20 कनाल इकट्ठे करना, हाँ ठीक है, यहाँ की होल्डिंग 5 कनाल या 10 कनाल से ज़्यादा नहीं है, 20 कनाल कोड करेगा। 2 को इकट्ठा कर लो, उसको बताओ। हाँ, वो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, फील्ड में जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट बनाए 20 कनाल का, उधर बनाओ, पोल्ट्री भी बनाओ, डायरी भी बनाओ, हॉर्टिकल्चर का एक स्ट्रिप भी लगाओ, उधर फोडर का एक स्ट्रिप भी लगाओ। जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, राइस भी उगाओ, वीट भी उगाओ, मगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने फिक्र करी कि जब यहाँ पे मतलब जो पर कैनाल है जो 3 कुछ के आसपास निकल रहा है, लेकिन जब आपने पंजाब में स्टडी करा तो वो 10 क्विंटल्स निकल 10 क्विंटल्स है ना, तो 3 क्विंटल हम लोग कर रहे हैं और 10 क्विंटल्स निकल वो रहा है। टेक्नोलॉजी यहाँ वो स्टडी करने की फिक्र अच्छा, क्यों नहीं यहाँ के फार्मर्स वहाँ गए, जो गए ना उन्होंने बेनिफिट लिया वहाँ से। जो फार्मर्स विजिट करने के लिए वहाँ गए, उन्होंने विजिट किया, तो उनका इस वक्त देख लेंगे, जो भी वहाँ गया वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है, उनका 3 क्विंटल से ज़्यादा निकल रहा है। तो अभी फिलहाल फिक्र क्यों नहीं देख रहा है। हाँ, वही कह रहा हूँ, अभी फिक्र क्यों नहीं है? अब लोग क्या पता, आज देखो ये लोग साइलेंट बैठे हैं। आप बिहारी आएगा तो उसको कहेंगे भाई बीज भी बोयो, और कटाई करनी है तो वो बिहारी दिहाड़ी पर कर रहा है, उस पर डिपेंड है वो। हाँ, उस पर डिपेंड। जो एग्रीकल्चर में था ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई है कल्टीवेशन की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ क्यों है ज़्यादा? जो विलेज फोक्स है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर भी पढ़ा होगा, उनको पता नहीं ट्रैक्टराइजेशन एंड अदर जो स्कीमें हैं, जैसे वहाँ से निकलता है गोबर निकलेगा, अगर हम इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं, उसको कैसे बनाएंगे, सेल टाइप फर्टिलाइज़र, वो उसी में बनेगा, उसका भी फायदा मिलेगा, वो सेल करके उसको रेवेन्यू बढ़ेगा। I am not saying that it will only double the incomes of the people in the rural areas. 4 times it will increase. It will increase 4 times. मोदी जी का था double the income of the farmers. मैं कहता हूँ 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर अनसर्टिनिटी की बात आ रही है ना, एग्रीकल्चर इज द अनसर्टन एरिया है, रिस्क इसमें ज़्यादा है, हो सकता है किसी वक्त बारिश नहीं आई, मगर वो दो पहलू जो है ना, और दो, वो किसान तो गरीब होगा नहीं उस साल, क्योंकि वो पोल्ट्री करेगा और वो गाय का फायदा उठाएगा, वो चीज़ तो उगेगी फिर भी।
बिल्कुल। तो वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का फैक्टर ही ख़त्म हो जाए, मगर करने वाले होने चाहिए। कर नहीं रहे लोग डिपार्टमेंट की भी वो एफर्ट उतनी है नहीं कि वो इनको सिखाए। अपना डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट एक एक विलेज में या 4-4, 5-5 विलेजेस का एक एक रखेगा डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट। मुझे नज़र नहीं आ, अगर उनके फार्म्स आप खुद देखेंगे वो दे आर नॉट कल्टिवेटिंग दैट। ठीक, ये तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर बात हो गई। तो जिस तरह रफ़ीक जी ने फिक्र की कि पंजाब से देखा कि भाई हम यहाँ कश्मीर में रह रहे हैं, यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी जो स्टेट्स हैं वो कितना कर पा रहे हैं, तो उससे एक डिफरेंस मिला। वहाँ से किसी को बुलाया जो एक्सपर्ट थे, उनसे यहाँ बात कराई। अब बात करते हैं एजुकेशनल और टेक्निकल डेवलपमेंट पे। हाँ, ना उसमें भी आपने अपनी काफ़ी टेक्निकल डिपार्टमेंट में मैं था उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर। जी, देखिए धीरे धीरे बीच बीच में इंट्रोडक्शन होता जा रहा है कि सर ने कहाँ कहाँ जो है वो सर्विसेज दी हैं। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन में मैं था पहले डिप्टी डायरेक्टर, 2 साल मैंने दिए वहाँ। फिर जब मेरी प्रमोशन हो गई एज जॉइंट डायरेक्टर तो मुझे हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सारे इकट्ठे मिल गए, इंक्लूडिंग आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम्स और जो स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट्स मेरे अंडर आ रहे थे। तो आ रहे थे कमिश्नर 2-3 थे मेरे। एक था स्कूल एजुकेशन का कमिश्नर, दूसरा था हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का, तीसरा होता था कल्चर। ये 2-3 कमिश्नर्स में मैंने किया है इकट्ठे काम। इन वन गो आई वाज डीलिंग विद 3 कमिश्नर्स, जो आज की डिपार्टमेंट में 4 डायरेक्टर्स कर रहे हैं, 3 डायरेक्टर्स कर रहे हैं। आज 3 मैं एज जॉइंट डायरेक्टर वो काम कर रहा था। वहाँ एक बार जो आपको पता है 2005 में जलजला आ गया। बिल्कुल, बहुत तबाही हुई थी। हाँ, तबाही बहुत। हमारे 5000 स्कूल डिसअपियर हो गए उड़ी में, डिसअपियर हो गए, उनकी शक्ल सूरत ही खत्म, जमीन दोज खत्म। और शेकिंग के वक्त आज़ाद साहब पुंछ का दौरा कर रहे थे और उड़ी का दौरा कर थे, क्योंकि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर। हाँ, चीफ मिनिस्टर। उन्होंने खुद देखा था शेकिंग के वक्त पुंछ का हॉस्पिटल गिर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने खुद देखा? हाँ, खुद देख रहा था, उसने खुद बताया मीटिंग में मुझे क्या, सब कमिश्नर जो जिस वक्त हम देख रहे थे उसको रिवाइव कैसे करेंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिक्र नहीं किया था उसमें। ये आज़ाद साहब अगर सुनेंगे वो कहेंगे हाँ ही इज़ राइट, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। आज़ाद साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट का किया तो बोला भाई पुंछ का कुछ नहीं किया आपने इसमें। मैं शेकिंग के वक्त देख रहा था वो पुंछ का हॉस्पिटल गिर रहा था। उन्होंने कहा वेरी सॉरी सर, वो हम मिस हो गए। मगर फिर भी उसने उसका एफर्ट लेकर उसकी भी मरम्मत के लिए या रिनोवेशन के लिए पैसा रखा। मुझे स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया आपका कितना रिक्वायरमेंट, मैंने कहा कुछ 29 करोड़ की बात है। तो बोला ना स्कूल वाले को दे दो, क्योंकि इसने सही बताया। मैं देख रहा था जहाज में वो स्कूल गिर रहे थे वगैरह, भूचाल ही ऐसा था 7 मैग्नीट्यूड का, बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा। तो 25 करोड़ मुझे दिया स्कूल्स को बनाने के लिए, 25 करोड़। फिर हमने क्या कि एक पॉलिसी बना के हमने कहा अब छोटे छोटे स्कूल नहीं बनेंगे, एक और भूचाल आएगा तो ये भी खत्म, कुछ कंक्रीट जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेजिलिएंट भी होना चाहिए ना सिस्टम। फ्यूचर में काम। फिर हमने बनाए बहुत अच्छे तरीके से, जो पब्लिक को भी पता है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट एजुकेशन में अभी भी है। वो स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अब अभी भी। हाँ, अब बड़ी सूरत चेंज हो गई ना, लाइक उसकी वो कहते हैं ना नजरिया ही था उसका उनका, भाई नई डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो जहाँ नुकसान है वो करो बराबर वगैरह। तो एजुकेशन के बाद जब मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करूँगा, मेरा एजुकेशन में ही था वो एक ब्रांच। जब मैं डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर था उधर दिल्ली में, हम गए, मेरे साथ थे कमिश्नर सेक्रेटरी प्रमोद जैन साहब, वो जम्मू के थे। तो हम इकट्ठे गए तो हायर एजुकेशन की पॉलिसी चल रही थी, क्या क्या करना चाहिए, वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कैंपसेस वगैरह। ये मैं बताऊंगा, जैन साहब वाज वेरी इंटेलिजेंट, और वो ऑफिसरों को जानता था काम कैसे लेना है ऑफिसर। उसके बाद चिपकली जैसा कोई नहीं बैठ सकता था, ना, ही वाज स्टैंडिंग हिमसेल्फ, खड़ा ही बोल रहा था ये चीज़ है। जिस तरह जब हम दिल्ली गए वो और मैं इकट्ठे, तो प्लानिंग कमीशन उस वक्त था। प्लानिंग कमीशन का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है, तो आज़ाद साहब तक जब वो इस साइड से आ गए
ये ना प्रमोद जैन साहब के पास पहुंच गए, तो वहाँ के चेयरमैन ने कहा नहीं अब यहाँ का ये बहुत ज़्यादा, ये यहाँ से आगे बहुत स्टेट्स का यहाँ से, फिर मेरी बारी पहले आ गई। मैंने बताया कि सर वी वांट एलपीजी पॉलिसी। नहीं नहीं नहीं, ये समझ नहीं आया उनको। उन्होंने कहा ये गैस की नहीं है मीटिंग, ये एजुकेशन की है, ये टेक्निकल एजुकेशन। मैंने कहा सर एल मीन्स लिबरलाइजेशन, P is privatization, G is globalization। हमें अब ये तो ग्लोबल विलेज बन गया सारा। बिल्कुल, ये हमें इतना ही नहीं सोचना चाहिए। अब लिबरल पॉलिसी होगी फाइंडिंग की वगैरह वगैरह जो है, या प्राइवेटाइजेशन में भी अब देखो प्राइवेट कॉलेजेस कितने बने हैं, स्कूल्स कितने बने हैं, या हेल्थ सेक्टर में देखिए प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस बनी है। तो जब तक ये नहीं समझ आएगा कि कैसे करेंगे ये इम्प्लीमेंट, तब तक फिर उन्होंने कहा आप हमें पेपर दे दो। मैंने कहा ये प्लानिंग कमीशन में मैंने पहले ही डिस्कस भी किया है, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं एक और कॉन्सेप्ट दे दूंगा। मैंने उनको बोला सर्विस का प्रोडक्शन सेंटर होना चाहिए, हमारे इकॉनमी में एक सेक्टर मिसिंग है। बोला मिसिंग है, एक सेक्टर मिसिंग है। मैंने कहा सर एक सेक्टर मिसिंग है क्योंकि दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। बोला वो कौन सा सिस्टम है? मैंने कहा बाकी जगहों पर होगा मगर हमारे स्टेट में है नहीं। वो तो अलर्ट हो गए सारे स्टेट वाले, कह रहे ये कौन सा सेक्टर है जो मिसिंग है इनके स्टेट में। मैंने कहा दैट इज सर्विस कम प्रोडक्शन सेंटर अगर हम बनाएंगे। अब फिर वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, अगर हम सर्विसेज ITI से निकलेगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग करके, मेरिटोरियस को निकाल दो उधर से, जो भी मेरिटोरियस होगा उनको रखो अलग, या इस तरह पॉलिटेक्निक से निकलेगा कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट, उसको भी निकालो उधर से, रखो सिलेक्ट करके उसको, या इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरिटोरियस निकलेगा किसी भी फील्ड में, क्योंकि ट्रेड्स तो बहुत है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मैसनरी ट्रेड है, बाकी चीज़ें। मैंने कहा उनको निकालो, उनको एक ग्रुप बना के दे दो किसी जगह, कॉल सेंटर की सूरत में वो कॉल रिसीव करेंगे। मेरे घर में फ्रिज कुछ कॉम्प्लिकेसी होगी, मैं उनको फ़ोन कर, वो टेक्नीशियन में वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाए कि आई विल मेक द पेमेंट लेटर। वो सर्विसेज सेक्टर यहाँ है नहीं, वो मिसिंग था। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है। आपको कैसे समझ आया सर कि हमारे यहाँ तो मिसिंग है? मैंने किया था ना पहले उधर काम एज डिप्टी डायरेक्टर, वहाँ मैंने देखा था। अच्छा मैंने जब नई हुकूमत जो बन गई थी उस वक्त पैकेज का प्रोग्राम मिला ना, जब मैंने कहा ये आज़ाद साहब की जी उस वक्त पैकेज आया तो मनमोहन सिंह पैकेज बना था उधर से ही। तो हर स्टेट के लिए पैकेज बनते हैं। यहाँ से हम स्टेट के ऑफिसर्स गए, उस वक्त बकाया साहब थे, विजय बकाया साहब थे प्लानिंग कमिश्नर। मेरी कमिश्नर थी उस वक्त, मैं था डिप्टी डायरेक्टर उधर, मैं हायर एजुकेशन के साथ वाबस्ता था या टेक्निकल एजुकेशन। सोनाली कुमार जी थी हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी वो उस वक्त जी। तो मेरे डायरेक्टर ने उसको बोला हमें भी प्रपोजल था मगर प्लानिंग ने वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया। बोला भेजो कुछ भेजो, मुझे बताओ, उसको अपने अफसर को भेजो। मैं गया तो मैंने उसके साथ, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कर दो। मैंने क्या बनाया था, मैंने वुमेन ITIs का कॉन्सेप्ट दिया था, एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन उस वक्त ITI। कौन से साल की बात होगी? साल दो, ये था मैं 2007 के बाद ही 8 या 9, ठीक। वो गुलाम नबी आज़ाद के टेन्योर की ही बात है। फिर दिल्ली हम गए तो होम मिनिस्ट्री में मीटिंग लगी, वहाँ जब सारा डिस्कस हो गया पैकेज, तो बट ही वाज वेरी मैग्नानिमस ऑफिसर, तो वो दाढ़ी लगाकर उसने कहा एनीथिंग मोर। मैंने हाथ खड़ा किया, बकाया साहब ने देखा किसने उठाया, मैंने कहा सर मेरा है ना वो। बोला हाँ सर इसका भी सुन लीजिए, ये नहीं कहा उसका अप्रूव कर लीजिए, सुन लीजिए। मैंने कहा सर हमारे स्टेट में जो वुमेन एम्पावरमेंट का आप देखेंगे वो लेस देन 6% है, तो आई वांट टू रेज इट टू 14.6%। बोला वो कैसे? मैंने कहा वुमेन ITIs का कॉन्सेप्ट है, तो अगर वुमेन लाइक ट्रेड्स जो है वुमेन फोक के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, तो वो ट्रेड्स इस तरह है। मैंने एक DPR भी बनाया था उसका, मैंने कहा कॉपी है उसकी, मैंने 2 कॉपियाँ दे दी, इट वाज अप्रूव्ड। जब हम यहाँ पहुँचे तो नईम साहब थे इसके साथ ना चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा ज़रा इधर आओ यार, ये डिस्कस करो ये क्या है। तो फिर
मुफ्ती साहब ने घर पर बुलाया, ये आपने अच्छा काम किया है, आपके साथ कौन कौन आपकी रैंक के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको मेरे घर पर दावत है। मेरे पास अभी भी कार्ड है वो, इस आइडिया के लिए। हाँ इस आइडिया के लिए। और आपने 32 करोड़ का बजट एडिशनल लाया वहाँ से, दैट गॉट अप्रूव्ड। और ब्रेकअप में आ गया वुमेन ITIs, वो बन गए हैं, इस वक्त चल रहे हैं। हाँ, उससे एक बड़ी जो मदद मिली है। इसके अलावा एक ऑफिसर सीट पर बैठकर कितना कर सकता है। अब बात है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज को अपना इनोवेटिव ब्रेन भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाला था सर। देखिए जितनी फिक्र आप कर रहे हैं है ना, वो आज के लोगों में नहीं है, एज अ ऑफिसर। क्योंकि देखिए जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारी ज़मीन है, इसे हमें आगे बढ़ाना है, हर जो तबके में आखिरी तक जो इंसान है, जो मतलब किसी गांव में भी आखिरी, उस तक जितनी भी स्कीम्स है उसका पूरा फ़ायदा अब देखिए ये जो बजट बन रही है, जैसे स्टेट लेवल पर कोई बजट में या UT लेवल पर बजट बनेगी, उसमें कंसल्टेंट उसको नहीं बुलाना चाहिए। भाई क्या ठीक है क्या नहीं है ठीक, ये चीज़ रखो, ये मत नहीं बुलाया जाता। नहीं, उसमें हमारी कोई वो कहते हैं आप कौन हो। MLA आज कह रहा है रूरल डेवलपमेंट के काम बंद करो, मेरे से अप्रूवल नहीं ली है। वो फंड अप्रूव करके आए हैं, स्कीम में अप्रूव करके आए, ग्राउंड पर नहीं हो रहा। वो कह रहे मुझे पूछा ही नहीं। वो कह रहे भाई ये ग्रास रूट लेवल से आया है, क्योंकि पंचायतें हैं, पंचायती राज है। वो कहता है नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं करूँ, नहीं हो रहा। क्योंकि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कश्मीर में काफ़ी है ना, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, नशा बढ़ता जा देखिए रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे ना, इसके बहुत सारी हल है। हाँ 100% तो हम काम नहीं कर सकते हैं, टू सर्टेन एक्सटेंट तो काम हो सकता है, जितना हो सके एनुअली तो होना चाहिए ना उतना। पॉलिसीज ऐसे बनाओ कि जो उनका प्रोडक्टिव इफेक्ट निकलेगा। उसके साथ ये है कि नीति आयोग कहती है कॉम्पिटिटिव बेसिस पर करो, स्टेट के साथ कंपटीशन करो, बाकी स्टेट के साथ कंपटीशन, कोलैबोरेशन करो सेंटर के साथ, कोऑपरेशन करो सेंटर के साथ। CCC फॉर्मूला लगाई है उन्होंने, C and C 3 C's। उन्हें कहा कोलैबोरेशन करो हमारे साथ, देखो कैसे बेनिफिट निकलेगा। अब हम नीति आयोग को कहेंगे नहीं जी वो जो आपकी तरह से आ रहा है CCC का प्रोग्राम या क्या करना है वो हम इस तरह से नहीं करेंगे, अब हमारी मर्जी दूसरी है। वो प्रोग्राम भी वहाँ से कौन सा आ रहा है जो ग्रास रूट लेवल से आएगा। वो कहते हैं ग्रास रूट लेवल का जो प्लान है वही दे दो, क्योंकि दे वांट पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है ना उसमें ज़्यादा। अब देखिए जो बहुत सी स्कीमें जो सेंट्रल से आ रही है, जैसे ये जो हमारा एक दिक्कत है हमारे रोड की जो कनेक्ट कर रहा है दिल्ली से, श्रीनगर टू दिल्ली या कुपवारा श्रीनगर जम्मू दिल्ली, वो है हमारा ये जो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में क्या हुआ, हाँ अब ये सेंट्रल स्कीम है, उसकी फंडिंग है, एग्जीक्यूशन वहाँ से है, मगर एक मसला है जो अभी आप देखेंगे पिछली दफ़ा बारिशें हो गई बहुत, रोड गॉट क्लोज्ड, और यहाँ उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ के जो ट्रेडर्स है उसी वक्त प्राइस राइज हो जाता है, गरीब बेचारा मर जाता है उसी वक्त। वो कहता है अब मैं नहीं लूँगा ये चीज़। वो कह रहा मेरी चॉइस थी मगर डिमांड है, मेरे पास डिज़ायर थी इस चीज़ की मगर डिमांड नहीं है। क्योंकि डिमांड का मतलब है व्हेन यू आर एबल टू पे, पैसा नहीं है, एबिलिटी टू पे। जब रोड ही बंद हो गया, अब उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने वो अपने एग्जीक्यूशन के ज़रिए से बनाया, क्योंकि सेंट्रल फंड है उसमें, यहाँ का कंट्रीब्यूशन सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल स्कीम है। सेंट्रल स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में यही फ़र्क है, सेंट्रल में पूरा एग्जीक्यूशन भी उनका, फंड भी उनका। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में यहाँ का शेयरिंग पैटर्न रहता है। वो चीज़ छोड़ के अब देखिए ये जो नेशनल हाईवे है इसमें क्या करना था, जो एक्सपर्ट्स है इंजीनियर्स है उनका सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटी साइड बाई साइड करनी थी। जो उन्होंने ब्लास्टिंग की ना पहाड़ों की या हिल ट्रॉप्स की, जी वो तो हिल रहे हैं, हिल गए हैं ना वो। जब बारिश या बर्फ होगी तो वो नीचे आएगा, वो लैंडस्लाइड बन जाता है, वो डेब्रिस बन के रोड पर आ जाता है, रोड गेट्स क्लोज्ड। ये सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट अलग है हमारे पास भाई, उनको बजट बढ़ा वो रखो, उनको बताओ ये चीज़ लाइफ लाइन है ये सेंटर के साथ या जम्मू के साथ। वो नहीं किया है, वो नहीं किया है, इसलिए परेशानी। इंटीग्रेटेड अप्रोच में हर जगह इंटीग्रेशन चाहिए,
हर जगह हर स्कीम में इंटीग्रेशन चाहिए। रोड सिर्फ रोड ही नहीं बनना है, लेबर एम्प्लॉयमेंट वगैरह, हाँ ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट उधर से है। स्किल डेवलपमेंट यहाँ हम उस तरह का है नहीं, हमारा सिलेबस ही नहीं है, कोर्स ही नहीं है, करिकुलम ही नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का स्कूल से ही स्टार्ट हो। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, स्कूल से ही स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है। देखिए जैसे मनमोहन सिंह जब थे ना वहाँ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि वर्ल्ड लेवल पर स्किल डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी उन्होंने कहा था लेबर फोर्स ऐसा बनाओ जिनका स्किल डेवलपमेंट होगा, कोई मैसन होगा, हाँ कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, उस तरह के स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे वो स्किल डेवलपमेंट का लिस्ट है एक बड़ा। उसने बताया था कि भाई स्किल डेवलपमेंट का इतना बढ़ेगा आपको डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाएगी उन स्किल डेवलपमेंट की। जो स्किल्ड होगा उसको वर्ल्ड लेवल पर बाहर। अच्छा यहाँ देखिए अब मसला है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम का है। हाँ। यहाँ अब रिजर्वेशन एंड ये है, रिजर्वेशन है, कुछ कैटेगरीज का रिजर्वेशन है, ओपन मेरिट में वो उसमें किया है कम ये रेशो। अब उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के सारे जो डिजर्विंग है वो नहीं ले रहे, उनको नहीं मिल पा रहा, उनको नहीं मिल रहा, वो फॉरेन में जा रहे हैं, वहाँ उनको इजीली मिल रहा है। अब देखो दुबई कितने जा रहे हैं यहाँ से, उनको मिल रहा है इमीडिएटली, दे आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है, दुबई में जाएगा। अगर ड्राइवर भी जाएगा ना स्किल्ड होगा, लाइसेंस वाला वगैरह, वहाँ से भी वो अपनी लाइसेंस दे रहा है, अपना टेस्ट वहाँ भी हो रहा है, ही गेट्स द एम्प्लॉयमेंट देयर। तो ये यहाँ एक बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। स्किल डेवलपमेंट का ये कोर्स चेंज करना चाहिए स्कूल से ही, अगर प्राइमरी स्कूल से नहीं, बेसिक से ही बदलना होगा सर। हाँ मैट्रिक वैट्रिक 9th मैट्रिक से ही ये स्किल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कोर्स में। एजुकेशन डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए इस पर। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सर, तो वो जो आम पब्लिक है उसको तो समझ नहीं आता है कि वो कैसे काम करता है, उसको पता भी नहीं, उसको तो सिर्फ स्कीम आई उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, सिर्फ इतना है। लेकिन फिर भी चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस है वो कुछ एकदम शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझ लें कि वो कैसे काम करता है। सही बात है। जो गवर्नेंस पूरा सिस्टम है वो स्टार्टिंग से, मतलब कैसे स्कीम आई, फिर आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो पॉलिसी देखिए जो लोगों तक कैसे पहुँच रही है। जो भी स्कीम आती है ना, उसके कुछ गाइडलाइंस आती है वहाँ से, रिटन गाइडलाइंस आती है। आजकल वो ज़माना नहीं किसी को पता नहीं चलेगा, नेट पर अवेलेबल है। जो सियासी सेंटर्स रूरल डेवलपमेंट ने बनाए हैं, मैंने वहाँ भी काम किया रूरल डेवलपमेंट में जी। सियासी सेंटर्स हमने बनाए, उसका पैसा मिला सेंटर से 1-1 करोड़ एक विलेज का, उसमें सियासी सेंटर्स बने हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं मदद भाई इस स्कीम का। अगर वो नहीं लेंगे, डिपार्टमेंट उसका फ़र्ज़ बन रहा है कि वो जाए पब्लिक को जमा करे, वहाँ के लोकल्स को जमा करे, वो जो गाइडलाइंस है उनके सामने पढ़े और उनको बताए। नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन नहीं करने दे रहे। अच्छा एक और चीज़ बताऊंगा मैं, यहाँ आप अगर किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, मैं था रेड क्रॉस में, एक दिन मुझे फ़ोन आ गया LD हॉस्पिटल से, डॉक्टर जावेद साहब थे वहाँ ब्लड बैंक ऑफिसर। उसने कहा मोतो साहब हमें चाहिए ब्लड। मैंने कहा यार फास्टिंग पीरियड है, मेरे वॉलंटियर्स तो नहीं देंगे इस वक्त, उन्होंने रोज़ा रखा है, रमज़ान चल रहा था। मैंने कहा कुछ करो। मेरा क्या दूसरा सोर्स था, क्योंकि वॉलंटियरली मैंने CRP के साथ कांटेक्ट किया, लेथपोरा जहाँ वो एपिसोड हो गया था जी पुलवामा वाला, वहाँ के वॉलंटियर CRPF ने दे दिया 100 यूनिट्स 1 डे। वो मैंने LD हॉस्पिटल को, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, दिया रिकॉर्ड, अभी भी वो जावेद साहब है अभी भी। तो फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने बोला और 2-4 यार और करो कुछ, क्योंकि हमारे ऑपरेशन डे नाइट चला। अब पहले हमने रुका के रखा था क्योंकि हमारी ब्लड कैपेसिटी थी नहीं यहाँ, वो अब बढ़ गई आपकी वजह से। हम रेड क्रॉस के वगैरह बड़े शुक्रगुजार हैं। मैंने फिर ममता होटल में भी CRPF बैठी है, उनसे हेल्प लेकर वहाँ 65 यूनिट्स निकाली। तब वो रमज़ान का टाइम निकल गया। हाँ, जब करने वाले होते ना वो रास्ता देयर इज अ वे। अगर नहीं करना चाहते, हम पॉलिटिक्स में रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, हम लड़ाई झगड़े पर आएंगे, कुछ नहीं। वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव
एंड कोलैबोरेटिव, जो नीति आयोग का मंशूर है। जी जी। जो एक अच्छे ऑफिसर हैं और एक मेरे लिए एफिशिएंट ऑफिसर हैं, इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क असली मैन पावर प्लानिंग जो है ना, जैसे मैं गया था हैदराबाद एसकी में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया जी। वहाँ तो वो इस तरह सिखाते हैं जो हमने कभी सीखा नहीं होता है। फिर अच्छे अच्छे लोगों को वो अपने मेंबर्स भी बनाते हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स। आई एम वन ऑफ देम। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, आई एम वन ऑफ देम। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। एक गुड ऑफिसर को सबसे पहले खुदा हाजिर नाजिर जानकर काम करना चाहिए। ये नहीं मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो ऊपर वाले की देन है, पैसा वो देने वाला है वो, और वो लेने वाला भी है। बिल्कुल। एक ऑफिसर को पहले खुदा का खौफ होना चाहिए। जो मैंने देखा आज़ाद साहब के बगैर किसी को नहीं था उस वक्त। वो बड़े खौफ खुदा था उनका। और जो भी उनको जहन में आ गए, जैसे देखिए यहाँ हमने लाल चौक में बनाई लाइब्रेरी जी। उन्होंने कहा जो उनका था ना, वो कांग्रेस के थे, तो उधर कांग्रेस का भी हेड ऑफिस है श्रीनगर, लाल चौक श्रीनगर। उसने कहा ये इसके साथ ये जो कांग्रेस का है वहाँ ही है ज़मीन। मैंने कहा हाँ सर, वो हमारे स्कूल ये जो हायर एजुकेशन का लैंड है तो उधर बनाएंगे। बोला बनाओ, कितने? मैंने कहा 2 लाख है, 2 लाख से कुछ नहीं बनेगा, प्लिथ भी नहीं बनेगी। पैसा लाया उसने, बोला प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे दो इकट्ठे पैसा, इसको दे दो। अब देखो आजकल वहाँ कितनी रौनक है। कुछ ऑफिसर्स कह रहे थे नहीं नहीं वहाँ भीड़ है, वो सड़क है। मैंने कहा, मैंने नोट में लिखा नहीं, ये जो डिस्कशन के वक्त किसी ने बोला वहाँ भीड़ है, वहाँ शोर है, सड़क पर है वगैरह, लाल चौक वाला एरिया है, घंटाघर वाला एरिया तकरीबन नज़दीक में। मैंने कहा बट दैट इज़ द हब ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। या जे एसपी कॉलेज वहाँ है, वुमेन्स कॉलेज वहाँ है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ब्रांच वहाँ है, स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टरेट वहाँ है, यहाँ से बिस्को स्कूल है, सारे स्कूल तकरीबन या कॉलेजेस उसी हब में है। उसी वो एक ही एरिया। हाँ, एक है एरिया सेम है, उधर ही बन रहा है। तो फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट की अप्रूवल आ गई। फिर उसकी इस तरह से एक ऑफिसर को कुछ कंट्रीब्यूशन की होनी चाहिए, चाहत कि ये मैं कर सकता हूँ, करना तो चाहे, सब करना चाहिए, तो हो जाता है। फिर पर देखिए ये टेक्निकल सवालों से थोड़ा हटके मैं चाहता हूँ कुछ अनटोल्ड स्टोरीज, क्योंकि आप जिस वक्त ऑफिसर रहे, गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, कुछ ऐसे किस्से होंगे जो पब्लिक को नहीं पता। बाकी सारी नॉलेज जो है वो इंटरनेट पे मिल सकती है और सब कुछ हम सीख सकते हैं, लेकिन जो किस्से हैं वो आपने जिया है, आपको पता है उस वक्त। कुछ ऐसे किस्से जानना चाहता हूँ, जैसा आपने उरी का बताया कि वो वहाँ पर आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे स्कूल्स बनाए, है ना, वापस से रिकन्स्ट्रक्ट, उससे जुड़ा हो या कोई और जुड़ा, जो भी आपको कोई किस्सा याद आता हो। देखिए जो यहाँ खेल कूद का भी एक महकमा है ना, स्पोर्ट्स, उसमें काउंसिल अलग है, काउंसिल का ऑफिस अलग है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। वहाँ बैठ के भी हमने खेल कूद के प्रोग्राम्स जो है, प्रमोद जैन साहब थे उसके साथ वाबस्ता उस वक्त, क्योंकि हायर एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी रहे थे उस वक्त। तो हम इकट्ठे बैठ के थे काउंसिल वालों के साथ, भाई इस तरह की पॉलिसी बनाओ, ये स्पोर्ट्स का भी रखो ख्याल। आज स्पोर्ट्स वाली इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। कश्मीर का एक बंदा आ गया परसों फर्स्ट, उसने फ्लैग भी लगाया, उवैस याकूब। हाँ, अब देखिए जब उसने स्टार्ट से किया होगा ना, कोई खामखा में नहीं बनेगा। सही सही, बिल्कुल। इस तरह के हमने स्पोर्ट्स में भी किया काम, मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजी में किया काम है। इस तरह से हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी है। अच्छा, जो ये सेक्टर्स है, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ, चाहे वो एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है और बाकी जितने भी हमारे सेक्टर हैं, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आपको लगता है जो मतलब हम कश्मीर को लेकर खासकर? देखिए एजुकेशन में यही होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, चाहे किस लेवल पर करेगा, अगर वो कंसल्टेंसी करेंगे ठीक ढंग से, अच्छे तरीके से, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स बहुत है, मेरे से भी एफिशिएंट है बहुत सारे, यानी एक बीमार इंसान नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ है, एक बार मेरे टीचर ने सवाल किया मुझे, भाई आप किसको लाव कर रहे हैं, किसको लाव करेंगे?
अब मेरे ख्याल में आ रहा है मैं माँ बाप को करूँगा, उसने कहा नो। मैंने कहा फिर भाई बहन को बोला नो। फिर मैंने कहा फिर किसको करूँ लाओ, ना अपने आप को करो। जब आप है तभी बाकी चीज़ है। और आप किस तरह है, हेल्थ अवेयरनेस खुद में डालो पहले, मेरी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। देखिए मैं इस वक्त 68 ईयर का हूँ जी, माशाल्लाह। हाँ? थोड़ा बहुत घर में भी माहौल है, हेल्थ डिपार्टमेंट अवेयरनेस वगैरह, कोई बीमारी हो जाते घर में बच्चे इलाज करने के लिए खड़े हो जाते, बाजार से दवाई लाते, क्योंकि डॉक्टर तो अंदर ही है ना घर में ही है जी, घर में ही। जी जी। तो उस वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ये चीज़ होना चाहिए हर जगह। अच्छा आप देख लीजिए, कोई बंदा लाल चौक में गिर रहा है, गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया, क्या हिस्ट्री है उसकी पता नहीं है ना। अब उसको बचाना कैसे, उस आवर में गिर गया ना, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको 1 घंटा, तो अब तक वो मतलब सीपीआर, बेसिक सीपीआर देना भी नहीं सीपीआर आता। करने नहीं देगा कोई। अच्छा। हाँ, यहाँ ट्रेनिंग के लिए हम कोशिश कर रहे थे, कोई कह रहा है भाई हु आर यू, यू आर नोबडी, जबकि हमें सीपीआर की ट्रेनिंग मिली है, ठीक है ना, तो करने नहीं देगा कोई। अब अच्छा उसमें अब जब करने कोई देगा तो वो भी बच रहा है सीपीआर की वजह से। कोई हाँ, एक तब तक जान बच रही हॉस्पिटल है। वाला जब तक वो शाउट करेगा वगैरह, वो जो डॉक्टर्स ABC पढ़ना है उसमें उतनी एक फार्मूला है डॉक्टर्स ABC, दूसरा है CPR, हैं, तो दो ही फार्मूले हैं जी उसमें। जी। तो अगर कोई सीखेगा तो डॉक्टर नहीं है वो। तो इस पर भी आप काम करना चाह रहे हैं? हाँ करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें किया। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? देखिए मैंने LD हॉस्पिटल में जब मैं सेक्रेटरी रेड क्रॉस था, LD हॉस्पिटल में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी, बेसिक लेवल की, बेस लेवल ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग 3 दिन के बाद ख़त्म हो गए तो हमने कहा भाई अब बताइए क्या फ़र्क लगा। बोला हमने पढ़ा था मगर प्रैक्टिकली ये पता नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट है ये। हाँ? बहुत सारी कोशिश जब करेंगे ना, और हिम्मत होनी चाहिए, ये मैं करके रहूँगा, इसमें मैं कंट्रीब्यूशन। रेड क्रॉस की अभी तक किसी को पूरी पता नहीं थी। मैंने एक बुकलेट बनाई जनीवा कन्वेंशंस के हिसाब से जो है रेड क्रॉस, जिस पर ये बेस है जी इस वक्त, जी जी, बिल्कुल। वो मैंने उसमें लिखे। मेरे पास किताब है, मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से करवा दी थी। तो अब पता नहीं उधर कुछ कापियाँ होंगी अभी भी, या वहाँ मैंने अब देखे जो जब मैं रेड क्रॉस में था, मैं सिर्फ रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ ही नहीं देखी, मैंने देखा डल गेट से लेकर बटामोलो तक कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। 1947 से लेकर आज तक कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं बनी थी। फिर मैं गया, बिया साहब ने मुझे बुलाया एक बार, भाई आपने ज्वाइन किया उधर रेड क्रॉस? मैंने कहा मैंने किया। बोला अब क्या चाहिए? मैंने कहा मैं आपके पास आया हूँ, मुझे डोनेशन से नहीं निकलेगा, वहाँ डोनेशन आती है, वो 100 रुपया कोई देगा, 200 रुपये या 1000 रुपये, उससे मेरा नहीं बना। बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा एक हॉस्पिटल विद ब्लड बैंक बनाना है मुझे। बोला कितना लगता है? मैंने कहा हॉस्पिटल तक 4.25 करोड़। उसने उसी वक्त डायरेक्टर को लाया जो बजट कर रहा था वो। ये कब की बात है? ये ब्याह साहब के वक्त 2018 अभी 18 की बात है। तो 2 करोड़ उन्होंने उस वक्त दिए। पिलिथ से ऊपर आ गई वो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन। फिर अब जो स्मार्ट एरिया बना, स्मार्ट सिटी वाला, उन्होंने 3 करोड़ दे दिए, बिल्डिंग बन गई। मगर मेरी टेन्योर ख़त्म, मैं था 2 साल के लिए। टेन्योर ख़त्म होने के बाद वैसे की वैसी बिल्डिंग पड़ी है, किसी को पता नहीं डॉक्टर कहाँ से लाना था या टेक्नीशियन कहाँ से लाना था, इसका मटेरियल सप्लाईज कहाँ से लाना था। बिल्डिंग खड़ी है, खूबसूरत बिल्डिंग बनी, कोई काम नहीं है, लेकिन उसका नहीं बंद है, कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। मेरे बाद तो वो मुझे फ़ोन आ रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉय से, जनाब आपने किया था, यहाँ के बाथरूम डिफंक्ट थे वो भी चलाए आपने, यहाँ क्या नहीं था, ये जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन किया था अब क्या, ये तो है नहीं, बंद है। रेड क्रॉस मुझे के फोन बारे में आ रहे हैं वहाँ से। रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी आप बता दीजिए, कि जो अवेयरनेस का काम आपने किया, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों तक भी अवेयरनेस पहुँच जाएगी। देखिए रेड क्रॉस का एक है, ये किसी दूर दराज इलाके में जाएंगे जहाँ हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुँची है, उनको वहाँ मेडिकल कैंप करने हैं।
या इसी तरह मैंने जब बताया आपको लालगढ़ हॉस्पिटल को ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन वो एक्टिविटी है, ये कम है। या किसी जगह जहाँ हेल्थ सेक्टर है ही नहीं, वहाँ जाओ दवाई लेकर, डॉक्टर लेकर, उनकी देखो, देखभाल देखो, कहाँ क्या बीमारी है क्या नहीं है। एक बार हम गए थे गांधरबल साइड में, वहाँ की उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हेल्थ वाली, वहाँ की लेडीज़ में थी कैल्शियम वाली प्रॉब्लम। एक दिन मैंने पहले अपने यूनिट के जो वॉलंटियर्स है वहाँ के, वो भेजे, मैंने कहा अपना हेल्थ ऑफिसर वहाँ ले जाओ, उधर देखो क्या डेफिशिएंसी है उनकी। उस तरीके के ड्रग्स मेडिसिन हमने ले लिए। फिर दूसरे तीसरे दिन तो वहाँ के लोग इतने खुश हो गए, वहाँ का वो सरपंच, अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियो भेजूँगा उस चीज़ का जी, तो मेरे मोबाइल में रिजर्व्ड है। तो उन्होंने कहा इस तरह के प्रोग्राम हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी पहुँच ही नहीं है, रोड ही नहीं है। वो एक फारफलंग एरिया था, हम फारफलंग एरिया ही कवर कर रहे थे। इस तरह रेड क्रॉस की बहुत सारी ये है खदमात, मगर आदमी होना चाहिए काम का, इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए हर जगह। जो अच्छा ऑफिसर होगा ना, वो ज़्यादा फोकस इम्प्लीमेंटेशन, फिर रास्ता मिल जाता है कहाँ से क्या फंडिंग वगैरह वगैरह। फंड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन पर। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पर पहले देखना है, फंड तो मिल ही जाता है। दिल्ली जाओ आप, जब हम जाते थे ना प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरह लद्दाख, लद्दाख पहले यूनियन टेरिटरी उस वक्त था, ये था एक ही स्टेट जी। तो चाहे चीफ मिनिस्टर ही क्यों नहीं कर रहा था मीटिंग उधर की डेवलपमेंट की। लेह वाले बड़े वाइब्रेंट हैं, वाइब्रेंट इस तरह से जब वो अपनी डिमांड करते थे ना, इतना चाहे हमें और ये चीज़ करना वो चीज़ करना, हो सकता है हमारी सीलिंग हुआ करती थी लद्दाख के लिए इतनी, हम उसके बाहर निकल नहीं सकते थे उस वक्त। मगर लेह वाले क्या करते थे, वो सीधा लेह से दिल्ली जाते थे, डायरेक्टली फंड लाते थे वहाँ से। जो काम सरकार नहीं कर पा रही, वो रेड क्रॉस वहाँ जाके करती है, लोगों तक मदद पहुँचा रही है, चाहे हेल्थ पैरेलल एक ठीक अथॉरिटी है। हाँ। लेकिन ये क्या मतलब लैग कहाँ है बीच में, जो रेड क्रॉस को आना पड़ रहा है बीच में? अब मैं बताऊंगा आपको। ये जो इसका प्रेसिडेंट स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त जो है वो है प्रेसिडेंट। बाकी नीचे वो हायरार्की जो है सेक्रेटरी है, पहले होता था एक J&K में एक सेक्रेटरी, फिर कश्मीर ब्रांच का अलग होता था, कश्मीर जम्मू का अलग होता था, सेक्रेटरी अलग अलग वो होता था पहले। ऊपर एक जनरल सेक्रेटरी जो बोथ सेक्रेटरी, अब वो रहा नहीं, यूनिफाइड रूल्स जो बन गए बाद में उसमें दो ब्रांचेस खत्म हो गए, तो एक ही रहा जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी को ही रखा। अब उसको कैसे वाइब्रेंट बनाएंगे वो मसला है। अगर NGOs और वॉलंटियर्स जो है खड़े होकर रेड क्रॉस को आगे लेना चाहेंगे, ले सकते हैं, मगर पार्टिसिपेशन कौन करके देगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DC है अथॉरिटी, चेयरमैन रेड क्रॉस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DC होता है, वो बुलाएगा NGOs को। हमारे यहाँ लाल चौक में आपने देखा होगा क्राउड इतनी रहती है, ट्रैफिक का इतना रहता है। NGOs कैन वर्क हैंड इन हैंड विद सिविल डिफेंस एंड रेड क्रॉस, चाहे उसमें वो अभी बेस लेवल ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, ट्रैफिक के लिए तो वो ज़रूरी नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल में वो काम कर सकते हैं। आते हैं NGOs, भाई हम एक ब्रोचर बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे लोगों को भाई कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ रुकना चाहे, ये ग्रीन कब आएगा, कब, वैसे ट्रैफिक रूल्स के रूल्स के वगैरह। या फिर कुछ मैंने देखे हैं NGOs जो गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग भी कराते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, वो ड्राइविंग सिखाते हैं। हाँ, ड्राइविंग सिखाते हैं। वो सेफ ड्राइविंग कैसे होगी, गाड़ी में अगर कोई नुकस हो गया, माइनर होगा तो आप कैसे वो ठीक करेंगे वगैरह। इस तरह के भी NGOs हैं। NGOs बहुत जगहों पर है, इंटरेस्टेड है काम करने में, मगर देने वाला कौन है? कोलैबोरेशन है नहीं कहीं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि हाँ, कहाँ हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वो DC कर सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर कर सकते। क्यों नहीं हो पा रहा है फिर? बुलाते ही नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का, उसमें एक पैटर्न होता है और वाइस पैटर्न, मैं एक वाइस पैटर्न, मुझे कभी नहीं बुलाया।
बहरहाल जो आप देखिए अभी आप कह रहे थे गुड ऑफिसर की ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप पानी पी रहे हैं जी ये है ना, ये पानी की बोतल है, ये हम बात पानी की बोतल क्यों बना, नलके से क्यों नहीं, टेप से क्यों नहीं ला रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो चीफ इंजीनियर पीएचई भी नहीं पिएगा डायरेक्ट। मैंने काम किया गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ, तो उस वक्त मैंने पढ़ा था कि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बने थे उस वक्त, बने हैं, शुरू भी किए गए थे, उनको बने हैं, बेटर भी किया बिल्कुल। गया था। जो भी तो वाटर सप्लाई स्कीम बनी ना, हम्म। मैंने वहाँ भी काम किया है ना एज डायरेक्टर प्लानिंग पीएचई। तो अभी किस हाल में है वो अभी भी पानी गंदा मिल रहा है सब जगह, और पानी एश्योर्ड वाटर सप्लाई है ही नहीं। उस वक्त सुधार हुआ मेरा एरिया है श्रीनगर में, लाल नगर एरिया। हम्म। सुबह आएगा 1-2 घंटे पानी, शाम आएगा तो यानी इंटरप्शन है उसमें, और जब आएगा तो रॉ वाटर की सूरत में ही आएगा। हमारे जो वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, जो पोर्टेबल वाटर वो चीज़ नहीं है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, पीने के लायक आप डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं। भाई देखिए बात तो बहुत सारी हो गई, बहुत सारे सेक्टर्स पे बात कर ली, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक लास्ट सवाल मैं जो आपसे करूँगा वो एडवाइस क्या है आज के लोगों के लिए, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं सेंट्रल से हैं स्टेट से हैं, वो कैसे लोगों तक पहुँचाएँ? क्योंकि जो आपने किया वाकई में वो फिक्र दिखती है कि भाई मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ, अपनी स्टेट की खिदमत करूँ, ये जो मेरी जिम्मेदारी है कम से कम मैं तो उसको पूरा निभा दूँ बखूबी। तो आप ऑफिसर्स को जो है वो क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? ऑफिसर्स को यही एडवाइस है भाई, जो रूल्स बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट लेवल की, अब स्टेट लेवल की कोई स्कीम चलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा अगर कोई स्टेट की अपनी स्कीम है, नीति आयोग ने, वो सबस्यूम हो जाएगा सेंट्रल स्कीम में। अगर कोई लाडली बेटी यहाँ थी एक स्कीम कांग्रेस के टाइम में लाडली योजना टाइम से, उन्होंने कहा ये यहाँ की और एक स्कीम थी वुमेन्स की, उन्होंने कहा ना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिर्फ एक उसमें ही सबस्यूम करो, कन्वर्जन्स करो उसको, वो सब मर्जर हो गया। कन्वर्जन्स जब तक हम नहीं ना करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि उस तरह से फंड ज़्यादा आता है, सेंटर से भी आता है, स्टेट का भी कुछ जो शेयर मिलता है वो ज़्यादा इफेक्ट देता है। और गरीब गुरबत में मैंने एक बार क्या किया, मुझे आते थे रेड क्रॉस में, ये एक गुड ऑफिसर की मैं क्वालिटी बताऊंगा कैसे, अपना नहीं मैं कह रहा हूँ मैं गुड ज़्यादा हूँ, तो मगर मुझे जो लग रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन मुझे अपनी रिजल्ट क्या निकला वो टेबल पर है, और मेरे ऑफिसर्स मुझे लाइक भी कर रहे थे। डीजी पुलिस वाज नेवर अलाउइंग मी टू लीव द ऑफिस। मैं जो जिस वक्त मेरा रिलीवर आ गया मैं नीचे से ही बात, डीजीपी मुंह ही नहीं दिखा, नीचे से ही बात। अच्छा, इस तरह से एक बार मेरे पास आते थे बेगर्स इन रेड क्रॉस, अब औरतें आ रही है, अब उनको कौन बताएगा है आप क्यों बार बार आती हो, औरतें 2-3 आ रही थी बार बार, 10 दिन हो गए, 15 दिन में के बाद दोबारा, मैंने कहा 2-3 को पकड़ा, मैंने कहा अब बैठो इधर। मेरा एक वॉलंटियर था, वो नवा कदल में उसकी दर्जी की दुकान है, अभी भी जिंदा है वो। मैं उसको बोला ओ गुलाम हसन ज़रा इनको आप सिखाओ ये सिविंग कटिंग टेलरिंग वगैरह। उसने 2-3 को सिखाया, 2-3 वही आ रही थी बार बार। अब हर रोज़ तो दे नहीं ना सकते, या 500-1000 वगैरह, फिर मुझे लेनी पड़ती थी अप्रूवल फ्रॉम द चेयरमैन। तो ये आपका मकसद ये था वो पैसे ना मांगे, स्किल्ड हो जाए। 3 माह के बाद वो आ गया गुलाम हसन वापस। अगर वो देखेगा वो भी कहेगा हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो देखा जनाब इन्होंने सीख लिया, एक फैरन भी बना रहे, कमीज यजार वगैरह पाजामा वगैरह ये बना सकते हैं, अपना रोजगार इनका चलेगा। फिर मैंने डीसी श्रीनगर के साथ कोलैबोरेट किया, मैंने उनको पैसा दिया सिविंग मशीन परचेज के लिए। उधर एक फंक्शन किया हमने हॉल में, वहाँ थे उस वक्त एडिशनल डीसी बल्खी साहब जी, हनीफ बल्खी। उसने वो मशीनें अरेंज की, एक फंक्शन हो गई, उसमें उन 3 को दे दिया। उस वक्त था रेड क्रॉस डे, 8 मई था, तो उन 3 को दिया हमने। जरूरी नहीं है पैसा ही दे दो हर वक्त, उनको कुछ काम करने का सलाह बढ़ाओ, उनको हुनर सिखाओ। वही मैं पहले भी कह रहा था, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उन 3 को दिया। एक बार मैं अचानक नवा कदल से गुजर रहा था, गुलाम हसन ने दुकान से छलांग मारी, तो मुझे रहे जनाब चाय पियो। ये हमारा मोहल्ले का प्रेसिडेंट है, वहाँ कुछ आग लगी थी, मैं गया था देखने के लिए, उनको रिलीफ दे दो, कुछ रिलीफ फंक्शन के लिए।
तो हमने दे दिया उनको, कपड़े शपड़े वगैरह, वो बर्तन वर्तन देते थे हम रेड क्रॉस के, जो हमें सेंटर से आते थे ना, हेड क्वार्टर से, वो देते थे, या कुछ हम परचेज करके भी लाते थे। तो गुलाम हसन ने पकड़ा, मैंने कहा वो एक औरत को हमने मशीन दी थी, आपने कहा था वो नवा कदल में ही, वो घर कहाँ? बोला जनाब चलो मेरे साथ। जब उसको वो गरीब घराना एक कमरे में बैठी है, विदाउट ये लाइट, कोई बिजली का है नहीं, कमरे में उसने क्या किया है, एक सोलर लैंप रखा है, वो जो चार्ज करके अंदर लाती है, शाम को वो जलाती है। उसकी एक बेटी है, अभी भी वहाँ जिंदा है। उसने जब देखा तो उसने कहा मैं आपके लिए चाय, मैंने कहा मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं इतना खुश हो गया, आपका कारोबार चल रहा है, क्या कर रही हो? बोला ये बैग बना रही है सीखे, मैं दुकानदार देता है, एक बैग का मुझे 10-10 रुपये देता है, 10-15 बैग में दिन में बना लेती हूँ, मेरा गुजारा चल रहा है, अब मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा दीजिए। मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा ये मेरी इबादत है। बिल्कुल, देखिए पैसे इसके अलावा क्या कर सकता है? बिल्कुल, पैसे हम देंगे तो उसको वो वक्ती फायदा होगा, वक्ती फायदा है ना। होगा। अगर हम किसी को स्किल्ड बना देंगे तो पूरी वो जो है अपनी लाइफ जब तक वो लॉन्ग लाइफ टाइम हो गया वो उसके लिए, क्या वो जितना काम करेगा वो उतना कमाएगा। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। अगर आप आखिर में कुछ एक एडवाइस छोटी सी बस दे दें हमारे यूथ को मैं कहूँगा, पहले अपनी सेहत का ड्रिंक्स मत करो, सिगरेट पीना छोड़ दो, अपने सेहत का ख्याल रखो। आपकी सेहत है तो तभी दुनिया है, दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। अगर सेहत आपकी कमज़ोर है तो फिर क्या मैं बताऊँगा, उसका स्पिरिट भी ख़राब होगा, उसकी इंटेलिजेंस भी ख़राब होगी। ये ड्रिंक्स स्मोक्स या बैड हैबिट्स छोड़ दीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखो। अगर एक स्टेज में आप गलत कर रहे हैं, दूसरी स्टेज में मत जाओ, दूसरी स्टेज से रिवर्स कर सकते हो, मगर उसके लिए मेडिसिन के लिए पैसा होना चाहिए। तीसरी स्टेज में आपको डेथ वारंटी मिल रही है। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, यूथ को अपने सेहत का, बड़ों को भी, यूथ को भी अपनी सेहत का ख्याल। बहुत ही मज़ेदार बातचीत थी, बहुत कुछ हमने सीखा। गवर्नमेंट की नज़र से जो सिस्टम है, जो कैसे चलता है, कैसे जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, उसका फ़ायदा। आखिर का जो किस्सा था मुझे बहुत मज़ा आया कि अगर कोई लेडी आपको, उनके पास कोई पैसे मांगने आ रही है तो रफ़ीक जी ने क्या करा, उसको स्किल्ड बना दिया, मशीन दिलवा दी उसको किसी तरीके से। और मशीन दिलवाने के बाद जब वो किसी अचानक वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तो वो घर में बैग सिल रही हैं और अब पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से कमा पा रही हैं और अच्छे से अपना घर उनका चल रहा है। बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। आप इस पॉडकास्ट को जब पूरा सुनते हैं तो आपको नज़र आएगा कि कितने ज़्यादा हमें, जो वाकई में हमें सबको एक साथ सुधरने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके बाद हम खुद भी हैं, यूथ के लिए भी एक अच्छी एडवाइस दी है। तो पूरा देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा कश्मीर में हर किसी के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके कि पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू।